वाक्यात्मकता, वागात्मकता, कला की ही पुनः वो अनुकीर्तनात्मकता, मैंने वागात्मकता, सबसे लेके अभिनव गुप्त का वह रस सिद्धांत भी ऐसे खड़ा होता है। इस प्रकार उसकी वागरूपता चेत उत्क्रामेत अवबोधस्य शाश्वती न प्रकाश प्रकाशित साहित्य प्रत्योमर्शिनी, यह जो वाक्यपतिकार का वो मूलभूत सिद्धांत है उसको लेकर अभिनव गुप्त बाद उसको पुनः कहते हैं वो नाट्य भाव का अनुकीर्तन है। और फिर एक बहुत ही अद्भुत शब्द देते हैं, वो अनुव्यवसाय है। ये अनुव्यवसाय क्या चीज है? ज्ञान मीमांसीय दृष्टि से ज्ञान होता है तो ज्ञान का ज्ञान होता है। ये भारतीय तर्कशास्त्री कहते हैं कि ज्ञान होता है और ज्ञान के बाद उसका भी ज्ञान होता है। उसमें मीमांसक कहते हैं कि जब हमको किसी चीज का, बोतल का ज्ञान हुआ तो बोतल का ज्ञान, एक तो बोतल आई दिमाग में, फिर बोतल के ज्ञान का ज्ञान हुआ, इसको नैयायिक लोग कहते हैं नॉलेज अनुव्यवसाय कहते हैं न्याय की भाषा में। लेकिन इसमें न्याय के ज्ञान के ज्ञान का ज्ञान कैसे हुआ? तो ज्ञान के ज्ञान का ज्ञान, पुनः ज्ञान के ज्ञान का ज्ञान, ये तो इनफिनिट रिग्रेस हो जाएगा। इसलिए तर्क दर्शन कहता है कि नहीं नहीं नहीं, ज्ञान तो स्वप्रकाश है, ये इसके लिए ज्ञान की जरूरत है। ज्ञान तो खुद ही अपने को कह दे रहा है, प्रकाश को प्रकाशित करने के लिए कोई दूसरी चार्ज की जरूरत है क्या? ये प्रकाश है, इसको प्रकाशित करने के लिए फिर से एक और चार्ज की जरूरत है। ये तो स्वप्रकाश है, ज्ञान तो स्वप्रकाश है। इसलिए वह जो ज्ञान की स्वप्रकाशता है, हम कला की उस वस्तु का ज्ञान करते हैं और उसका तुरंत हमारे भीतर अनुव्यवसाय होता है, वह स्वप्रकाश रूप में ही आता है। इसी को एक अभी अभिनव गुप्त पर बहुत सुंदर किताब मकरंद पारंजपे ने उनके संपादन में आई है, विश्व सुंदर लिंगम के। तो बहुत दिन से मैं सोच रहा था कि अनुव्यवसाय को अंग्रेजी में कैसे कहा जाए। विश्व सुंदर लिंगम ने सजेस्ट किया है, किताब आप लोगों को मिले तो पढ़िए, बहुत अच्छी किताब है। उसमें उन्होंने कहा है एक्टिव एपर्सेप्शन। मुझे लगता है सबसे निकट ये शब्द है, मैंने तो अनुव्यवसाय का अनुवाद नहीं हो सकता। एक्टिव एपर्सेप्शन ज्ञान है और इसके साथ जो हमारे ज्ञान की सक्रियता है, विमर्शन है, वो उसके भीतर तुरंत हो रहा है। नाट्य भी इस तरह से जो कलागत वस्तु है, विभाव है, अनुभाव है, इन सब का ज्ञान और इसके साथ साथ उसका विमर्शन होते हुए वो रसों में जाता है। इसलिए रस आस्वाद्य भिन्न नहीं है, आस्वादन और आस्वाद इसका दो नहीं है। आस्वाद्य, आस्वादन और आस्वादक की एकता का नाम है। ज्ञान, ज्ञाता और ज्ञेय की एकता का नाम है, वह बोध है और वही अनुभव भी है। इसलिए प्रतीति भी है और अनुभव है, इसमें किसी प्रकार के द्वैत करने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए ज्ञान मीमांसीय दृष्टि से भी अभिनव गुप्त ये स्थापना करते हैं, संपूर्ण भारतीय चिंतन का वो शिखर बनता है और वह शिखर बाद के भारतीय चिंतन को भी प्रभावित करता है। ऐसा नहीं है कि अभिनव गुप्त को भुलाया गया था, ऐसा जो लोग कहते हैं वो भारतीय चिंतन से परिचित नहीं है। अभिनव गुप्त लगातार बाद की शताब्दियों में उन पर नया चिंतन होता चला गया है। उनके अभिनव गुप्त के शिष्य क्षेमराज, क्षेमराज के शिष्य योगराज, योगराज के साथ साथ उसी क्षेमराज के आसपास तंत्रालोक के व्याख्याकार जयंत, उसी कश्मीर में शताब्दियों तक अभिनव गुप्त पर चिंतन चलता रहता है। उसी अभिनव गुप्त पर काशी में चिंतन चलता रहता है। लोग कहते हैं कि वो अभिनव गुप्त के बाद सब मुस्लिम इन्वेजन के कारण वो सब भाग गए और काशी में आ गए, काशी में ऑर्थोडॉक्सी ने जड़ जमा लिया। ऐसा कुछ नहीं है, यह निरंतर संवाद काशी में भी चलता रहता है। उधर से बंगाल से, पूर्व बंगाल में जो तार्किक थे, मिथिला में जो तार्किक थे, वहां वो चिंतन चल रहा था और काशी तक वो चला आ रहा था। इसलिए कहीं कोई जड़ता नहीं है। अभिनव गुप्त सीधे काव्य शास्त्र में प्रवेश करते हैं और मथुगौड़ीय जो सौंदर्य दृष्टि है उस पर उनका सीधा प्रभाव पड़ता है। काशी में बैठे हुए बाल्य संप्रदाय की
पुष्टि मार्गी लोगों ने उनसे ग्रहण किया है। इसी को समझना है तो गोस्वामी श्याम मनोहर जी से पूछिए, वो खुद आचार्य हैं, बम्बई में बैठे हुए हैं। तो इस तरह से अभिनवगुप्तवाद पिछली बाद की शताब्दियों में 17वीं 18वीं शताब्दी तक वो चले आते हैं। वो कभी और कथा में कहूँगा कैसे नाट्यशास्त्र की पांडुलिपियाँ तैयार होती रही हैं। वो जयपुर में तैयार होती थी, वो काठमांडू में तैयार होती थी, वो सारे उज्जैन में तैयार होती थी, वो अल्मोड़ा में तैयार हो रही थी, वो संपूर्ण दक्षिण भारत में इस तेलुगु क्षेत्र से मिली है, मलयालम क्षेत्र से, कन्नड़ क्षेत्र से, तमिल क्षेत्र से, सब जगह से मिली है। अभिनवगुप्त चले कहाँ गए थे? ठीक, हम केवल उनसे अजनबी हो गए। हम जो अंग्रेजी माध्यम से ही पढ़ने पढ़ाने के अभ्यासी हैं, जहाँ से ग्रंथ गायब हो रहे हैं, वो हम उनको भूल गए थे। अंग्रेजों के आने के बाद उपनिवेशवादी जो एक इनकाउंटर है, उसमें हम जो अजनबी होते गए हैं, उनके लिए अभिनवगुप्त अजनबी हैं। परंपरा के लिए अभिनवगुप्त कभी अजनबी नहीं रहे हैं। और ये अच्छी बात है कि अब ये लोग जो अजनबी थे वो फिर से अभिनवगुप्त को पहचानने की कोशिश कर रहे हैं। मैं आशा करता हूँ कि ये जो नए पाठ्यक्रम में ये जो संस्कृत के टेक्स्ट को उड़ा देने की कोशिश हो रही है, इससे बचा जाए। उन मूल ग्रंथों की पढ़ाने की परंपरा को कायम रखते हुए नए चिंतन के साथ हमको संवाद करना चाहिए। और इसलिए जो इस समय सबसे बड़ी समस्या है, जो ज्ञान मीमांसीय समस्या है, जो चेतना को समझने की समस्या है, इसको अगर समझना है तो भर्तृहरि के पास चाहिए, वाक्यपदीय के पास चाहिए। चेतना की जो ऊंचाइयां हैं, उनकी जितनी भूमिकाएं हैं, उनको भीतर बैठने की अगर कोई जरूरत है तो उधर जाया जाए। मेरा ख्याल है इस तरह से पश्चिम के साथ भी एक सार्थक संवाद हमारा संभव होगा अभिनवगुप्त के द्वारा, भर्तृहरि के द्वारा। इन दो आचार्यों को केंद्र में रखते हुए मैंने थोड़ी सी बातें आज अभिनवगुप्त के बारे में आपसे निवेदन की। और वे स्वयं महान कवि थे, स्वयं वीणा वादक थे, स्वयं प्रयोक्ता थे। नाट्यशास्त्र के उस प्रयोग पक्ष को जैसा उन्होंने कहा है कोई समझ नहीं सकता। नाट्यशास्त्र को समझने की जो लोग दावा करते हैं, अभिनव भारती को बिना देखे कुछ समझ में नहीं आता। उसको समझने के लिए अभिनव भारती को देखना पड़ेगा। और फिर वहां भी वो जो बात कह रहे हैं उसको शारदा तनय कहते हैं। शारदा तनय की बात को जो आगे ले जाते हैं शारंगदेव ले जाते हैं, शारंगदेव की बात को और आगे कलिनाथ ले जाते हैं। कहाँ अभिनवगुप्त अजनबी हो गए थे? आइए कलिनाथ को देखिए और कलिनाथ कैसे उसकी व्याख्या कर रहे हैं। 15वीं 16वीं शताब्दी तक कैसे उछाला आ रहा है, वो सब छिन्न है। भारत की इस चिंतन परंपरा में परिवर्तन भी है और अविच्छिन्नता भी है। अभिनवगुप्त उस एक साथ शाश्वतता के और परिवर्तन के प्रतीक हैं जो भारतीय चिंतन की अंतरात्मा है। इसलिए अगर इस चिंतन को समझना है तो वो भर्तृहरि और वो अभिनवगुप्त तो एक प्रतीक है, उसके द्वारा हम आगे सब कुछ समझ सकते हैं। मुझे ये अवसर दिया गया और महान कवि शेषेंद्र शर्मा की स्मृति में ये बात कहते हुए मुझे बड़ा संतोष है कि एक सर्जक, एक चिंतक, एक प्रयोग